Question number 321, बेस्ट नाइट को. दिस इज अ मार्च 2019 क्वेश्चन और बहुत हद तक ये क्वेश्चन आपको आइडिया दे देगा कि आपको कमेंट्स वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं. बेसिकली वो क्वेश्चंस कैसे करने हैं जिनमें इंटरप्रिटेशन करनी होती है. आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस ओवरऑल ऑफ अ बिजनेस पे कमेंट करना होता है. सो हाउ डू वी हैंडल सच क्वेश्चंस that you will be in a position to understand once we do this. I'll first read the question. Question number 321. Best Night Co. operates a chain of 30 hotels across the country of Estland. It prides itself on the comfort of the rooms in its hotels and quality of service it offers to guests. That means ये जो कंपनी है ये होटल्स चलाती है और बहुत प्राइडली ये बोलती है कि ये अपने कंफर्ट के लिए और क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए दे आर नोन. The majority of Best Night Companies hotels are located in major cities and have previously been successful in attracting business customers. That means आज तक business customers इसमें बहुत आते रहे हैं. Major cities में इनके hotels होते हैं. In recent years, however, the number of business customers has started to decline as a result of tough economic conditions in Estland. So here there is the first thing which you need to underline. What is that underline to be situation? इकोनॉमिक कंडीशंस आर टफ इन एस्टलैंड. ये पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है. क्यों ध्यान रखनी है? व्हेनेवर अ बिजनेस इज फेसिंग टफ इकोनॉमिक सिचुएशंस, वहां उनके लिए ट्रबल बहुत ज्यादा होगी. यानी आपको उसकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट में पक्का ये इकोनॉमिक कंडीशंस का रेफरेंस देना बनेगा. Best Night Company's policy is to set standard prices for the rooms in each of its hotels, with that price reflecting the hotel's location and taking account of competitors' prices. यानी competitor की prices के हिसाब से, अपनी location के हिसाब से ये standard prices हर room के fix करते हैं. However, hotel managers have the authority to offer discounts to regular customers and to reduce prices when occupancy rates in their hotel are expected to be low. जब जरूरत पड़े तब आप डिस्काउंट दे सकें. अगर ऑक्यूपेंसी किसी भी होटल में बहुत कम है तो भी आप इसको डिस्काउंट करके ऑक्यूपेंसी बढ़ा सकें. ये फ्रीडम और ऑटोनॉमी दी गई है मैनेजर्स को. द एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर नाइट across all the hotels was $140 in 2017 compared to 135 in 2016. What? Underline this. Now, what is something which surprised me? हम टफ इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं आइसलैंड में. 2016 में जहां पे $135 एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर नाइट हुआ करती थी, वो आपने 2017 में 140 कर दी, बढ़ा दिया आपने. डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इकोनॉमिक कंडीशंस आइसलैंड में अच्छी नहीं चल रही. कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि डिसीजन मेकिंग गड़बड़ हो गई है मैनेजर्स की यहाँ पे? एनीवेज, ये हमें हाईलाइट करना पड़ेगा लिखते टाइम. In addition to room bookings, the hotels also generate revenue from the additional services available to customers, such as restaurants and bars. So not just that कि जब भी कोई गेस्ट आएगा वो सिर्फ रूम में रहेगा, वो रेस्टोरेंट और बार की सर्विसेज भी यूज करेगा और वहां पे भी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा. Summary from Best Night Company's management accounts. Year ended 2017 and year ended 2016, 30th June 2016 के आपको statistics दिए गए हैं. $000 में आपके पास ये स्टैटिस्टिक्स हैं. आपको रेवेन्यू दिया गया है. रूम्स एट स्टैंडर्ड प्राइस पर नाइट, द रेवेन्यू इज 111,890. 104,976 वाज प्रीवियस ईयर्स नंबर. ये तो बेटर हुआ है. रूम डिस्काउंट और रेट रिडक्शंस गिवन. हमने अभी देखा था ना कि मैनेजर्स डिस्काउंट दे सकते हैं, रेट रिडक्शंस कर सकते हैं, कंसीडरिंग उनके होटल में रूम ऑक्यूपेंसी क्या है. ऑन दैट बेसिस ये तो डिस्काउंट भी बढ़ गया. अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो डिस्काउंट भी बढ़ा है. ग्रेट. अदर रेवेन्यू, फूड एंड ड्रिंक, दैट मींस रेस्टोरेंट और बार की बात हो रही है. 23,185 लास्ट ईयर था और अब 24,270 है. वो तो क्लियरली एविडेंट था. जब भी आपकी रूम ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी, आपका फूड और ड्रिंक से रेवेन्यू जो आता है वो भी बढ़ेगा. फेयर इनफ. टोटल रेवेन्यू ये भी आपका बढ़ रहा है. ऑपरेटिंग कॉस्ट्स भी बढ़ रही हैं, तो होटल में तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेंगी. देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये उल्टा चला गया. यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल से कम हो गया, डेक्लाइन हो गया. नाउ लेट्स सी दी फर्दर इंफॉर्मेशन. अदर परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन. ईयर एंडेड 30 जून 2017 और 16 की इंफॉर्मेशन. कैपिटल एम्प्लॉयड पहले थी 39.1 मिलियन, अब हो गई 39.5 मिलियन. बड़ी है कैपिटल एम्प्लॉयड. नोट वन स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन्ड विद कैपिटल एम्प्लॉयड.
Capital employed is calculated using the depreciated cost of non-current assets at all best night companies hotels. Okay, so ये overall जो भी hotels हैं वहां पे जो भी carrying amount है जिसे डेप्रिशिएटेड कॉस्ट ये बोल रहे हैं, जो भी नॉन करंट एसेट्स का कैरिंग अमाउंट है उनके बेसिस पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट की हुई है. फेयर इनफ, यानी सारे होटल्स की ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है. नोट 2, ऑक्यूपेंसी रेट्स. उससे पहले ये देख लेते हैं एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट्स. लास्ट ईयर 72% थी, इस बार 74% हुई है. ओके, ऑक्यूपेंसी रेट बेटर हो गई, यानी कितने रूम्स होटल्स में ऑक्यूपाइड रहे वो परसेंटेज बेटर हुई है. ग्रेट. उसके ऊपर नोट 2 इन्होंने बोला है. नोट 2, occupancy rates for the year ended 30th June 2017 were budgeted to be 72%. That means 72% budget किए गए थे, but in reality it happened to be 74%. So great. लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे मैनेजर्स ने डिस्काउंट बहुत दिया है, तो कहीं ऑक्यूपेंसी रेट डिस्काउंट देने की वजह से तो नहीं बढ़ गई. वी विल हैव टू हाईलाइट दिस पॉइंट. नेक्स्ट, एवरेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर पहले 4.5 हुआ करता था, अब 4.2 है. Isn't it a case of worry? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन स्कोर गिरा है. चलिए डिटेल में जाते हैं. लेट्स कम टू नोट 3. नोट 3, customer satisfaction scores are graded on a scale of 1 to 5, where 5 represents excellent. On average, in any given town in Estland, the top 10% of hotels earn a score of 4.5 or above, and the top 25% hotels earn a score of 4.2 or above. That means अगर 4.5 या उससे ज्यादा का स्कोर होता है तो आप टॉप 10% होटल्स में है. लेकिन अगर स्कोर 4.2 या उससे ज्यादा है, बेसिकली 4.2 और 4.5 के बीच में, तो आप बेस्ट 25% ऑफ होटल्स में आते हैं. कैन यू सी दिस चेंज हियर? लास्ट ईयर ये चेन ऑफ होटल्स 4.5 के स्कोर पे थी, यानी टॉप 10% होटल्स में मानी जाती थी, लेकिन करंट ईयर में नाउ इट इज इन द टॉप 25%. तो ये तो आपका डिग्रेडेशन हो गया, एंड दिस डिग्रेडेशन इज क्वाइट अपसेटिंग, आई विल से. मैनेजर्स और टॉप मैनेजमेंट तो इस पे बहुत भड़कने वाला है. नेक्स्ट, two themes are becoming increasingly frequent in the comments best night companies customers make alongside the scores. यानी दो themes, दो पर्टिकुलर कमेंट्स आए हैं जो कस्टमर्स ने दिए हैं स्कोर्स के अलावा. वन, repeat customers have said that the standard of service in recent visits has not been as good as in previous visits. Level of service going down. That's the first feedback given by the business repeat customers. Okay, I should not say business customers, repeat customers जो बार बार आते हैं. Point number 2, the rooms need redecorating and the fixtures and fittings need replacing. Great. मतलब आपको अब रीडेकोरेशन की, रेनोवेशन की जरूरत है. फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, इनको भी कहीं ना कहीं रिपेयर और रिप्लेसमेंट की जरूरत है. फॉर एग्जाम्पल, the beds need new mattresses to improve the level of comfort they provide. Great. That means now the gaddas, the mattresses, उनको भी चेंज करने की जरूरत है, because now they are no longer giving comfort. और आपका तो होटल जाना ही जाता है कंफर्ट के लिए. ये तो गया मामला, गया बिल्कुल हाथ से. Best Night Company has planned a 2-year refurbishment program beginning in 2017 of all the rooms in each hotel. रिफर्बिशमेंट प्रोग्राम आप लॉन्च करने वाले हैं. रेनोवेशन प्रोग्राम आप लॉन्च करने वाले थे आई शुड से बिगिनिंग ऑफ 2017 में. However, this program has been put on hold due to the current economic conditions and in order to reduce expenditure. Great. So यहाँ डिसीजन ये लिया गया बावजूद इसके कि आपका स्कोर गिर रहा है, because some improvements are required, some redecoration is required. You opted for saving the expenditure. Isn't it quite surprising? A wrong decision. जो चीज कस्टमर चल के बोल रहा है एंड आप जाने जाते हैं कंफर्ट के लिए, लेकिन आपने मैट्रेसेस डेस्परेटली जो चेंज मांग रहे हैं उनको भी डेफर कर दिया. ये काफी, व्हाट शुड आई से, रिस्की कॉल ले ली है बिजनेस ने. डेंजरस कॉल. दिस डिसीजन कैन लीड देम टू a big problematic situation further in the upcoming years, right? So I'll underline this also. हम इस पे से भी कुछ कमेंट ड्रॉ करेंगे. Required. Using the information provided, discuss Best Night Co's financial and non-financial performance for the year ended 30th June 2017. Note, there are 5 marks available for calculations and 15 marks for discussion. So clearly, why I picked up this question was this reason.
इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस के 5 मार्क्स ही एलोकेटेड है। क्लियरली आपको नॉन फाइनेंशियल कैलकुलेशंस, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर 15 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। Now, what will you write in 15 marks? How we will structure this question? That is why I took up this question so that you get an idea on that. Right? Now, let's just begin with this. इन्होंने क्या बोला? सबसे पहले आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझनी है। वो रिक्वायरमेंट क्या है? उन्होंने बोला है जो कंपनी है बेस्ट नाइट कंपनी, इसके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को डिस्कस करिए। सो इफ आई स्टार्ट इट, the first thing which you need to remember when you are drafting the answers to such questions, what is asked? सबसे पहले आपको दिमाग में ये फ्रेम करना है, पूछा क्या गया है आपसे? आपसे पूछा गया है, आपको डिस्कस करना है ये पूछा गया है आपसे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कौन है? बेस्ट नाइट कंपनी। इसकी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे आपको बात करनी है, डिस्कशन करना है, फैसला नहीं सुनाना है। नंबर 1, कोई आइडियाज नहीं रेकमेंड करने हैं। नंबर 2, नाउ दिस इज अ कंप्लीट 20 मार्कर क्वेश्चन। इन 20 मार्क्स को नेक्स्ट स्टेप में आपको एलोकेट करना है। कैसे एलोकेट करना है? पहला एलोकेशन इन्होंने क्लियरली बोला कि जो भी आपकी कैलकुलेशंस होंगी वो 5 नंबर से ज्यादा वर्थ की मत करना। तो हमें इसका मतलब कैलकुलेटिव पार्ट रखना है ओनली वर्थ 5 मार्क्स का, राइट? और कमेंट वाला पार्ट वो हमें कितना रखना है? 15 मार्क्स वर्थ का। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डिवाइस, ऑल्दो ये बनाना नहीं है एग्जाम में, ये रफ में थोड़ा सा बना के रखना ताकि आपके आंसर पे एक बैकग्राउंड आपको साफ दिखता रहे कि ओके दिस इज द वे आई नीड टू स्ट्रक्चर माय आंसर। अब शुरुआत करते हैं। हम इस तरह के क्वेश्चंस में कैसे परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं? आई हैव ऑलवेज बीन सीइंग दिस इन दी क्लासेस। सबसे पहले आप कमेंट करेंगे रेवेन्यू पे, हमेशा। हमेशा इसका रूल बनाइए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, पक्का वो अपना रेवेन्यू तो बताएगी बताएगी, और पक्का उस रेवेन्यू को वो पीछे वाले सालों से कंपेयर भी करेगी। यानी ऐसे केस में आपका जो फर्स्ट कमेंट बनेगा वो किस पे बनेगा? रेवेन्यू के ऊपर। ठीक है, सबसे पहली चीज हम कमेंट करेंगे रेवेन्यू पे। सो आई विल राइट अप पॉइंट 1 हियर, comment on the revenue of the company. Now you will say मैम कमेंट क्या करें? कमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम और भी देख लेते हैं कि हम कितने पॉइंट्स 15 मार्कर्स में ऐड कर सकते हैं। तो एक तो हम कमेंट कर सकते हैं रेवेन्यू के ऊपर, उसके बाद में क्या दिख रहा है आपको? प्रॉफिट के ऊपर दिख सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर कमेंट दिख रहा है। वी विल कमेंट समथिंग ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्सो। कमेंट अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑल्सो। उसके बाद में क्या हम कैपिटल एम्प्लॉयड पे या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे कमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है आपको यहाँ पे, क्या हम आरओसी कैलकुलेट कर पाएंगे? जहां पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए, हमेशा ध्यान रखना आरओसीई कैलकुलेट की जा सकती है। आरओसीई हम वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑक्यूपेंसी रेट्स पे। हम ऑक्यूपेंसी रेट्स के ऊपर बात करेंगे। कौन सी ऑक्यूपेंसी रेट? ये रही जो रूम ऑक्यूपेंसी रेट थी। और फिफ्थ हम बात करेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर के ऊपर। कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर के ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये कितने पॉइंट्स मैंने बता दिए? 5 पॉइंट्स। आपको कितने मार्क्स में कमेंट करना था? 15 मार्क्स में। यानी हर पॉइंट कितने मार्क्स का होना चाहिए? 3 मार्क्स का। ये कमेंट्स में 3 मार्क्स का होना चाहिए, जिनके अंदर अलग अलग लेवल की हम कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो मैं इसको कैसे बोलती हूँ? जब हम रेवेन्यू पे कमेंट करेंगे तो रेवेन्यू का इंक्रीज डिक्रीज की बात करेंगे। ये इंक्रीज डिक्रीज हम फिर परसेंटेज में भी बताएंगे। ये कैलकुलेशन होगी 1 मार्क की। ऐसे जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, कम हुआ, कितने परसेंट से कम हुआ, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये भी कैलकुलेशन 1 मार्क की होगी। ऐसे ही हम आरओसी कैलकुलेट करेंगे, दोनों सालों की देखेंगे।
ये भी कैलकुलेशन कितने मार्क्स वर्थ की होगी? 1 मार्क की। हम ऑक्यूपेंसी रेट पे तो कोई कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते, लेकिन ये कैलकुलेशन तो कर सकते हैं कि ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ी है, कितने परसेंट बढ़ गई। ऑब्वियसली ये 2% नहीं है। आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट दिस परसेंट। वो कैलकुलेशन भी हमारी 1 मार्क वर्थ की होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर जरूर ऐसा है जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते कुछ भी, बट मेजरली नाउ यू गेट इट। हम 5 नंबर की कैलकुलेशन हर पॉइंट के ऊपर एक एक मार्क की ही एलोकेट करेंगे। इसका मतलब मुझे कमेंट कितने मार्क्स वर्थ का करना है? 3 मार्क्स का। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई विल हैव टू शो calculation here only for 1 mark. Likewise, here also 1 mark, here also 1 mark, and here also 1 mark. पर ये 5 नंबर तो नहीं हुए, so I can say यहाँ की कैलकुलेशन 2 मार्क्स की होगी। कैसे हो जाएगी 2 मार्क्स की? मैं इसमें डिस्काउंट भी इंक्लूड कर दूंगी। डिस्काउंट कैलकुलेशन ऑल्सो I will include, right? So calculation on revenue I will take 1 mark की, डिस्काउंट के चेंज की कैलकुलेशन I will take 1 mark की। इसका मतलब कमेंट वाला पार्ट कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। ये मुझे कैसे पता चला? सॉरी, आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, आप पांचों पॉइंट्स में कवर करेंगे और कमेंट करेंगे, 3 मार्क्स ईच के होंगे, तभी तो कमेंट पार्ट 15 मार्क्स का बनेगा। अब जरा चेक कर लो, हाउ मेनी मार्क्स यू हैव जस्ट बिल्ट अप। तो कैलकुलेशन 2 मार्क्स की, यहाँ 5 मार्क्स हो गए, इधर आपके 4 मार्क्स हो गए, 5 और 4 9 मार्क्स, फर्दर 4 मार्क्स 13 मार्क्स, फर्दर 4 मार्क्स 17 मार्क्स, फर्दर 3 मार्क्स 20 मार्क्स हो गए। इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है। प्रॉपरली एलोकेट, किसमें कितना लिखना है, किसमें कितनी कैलकुलेशन करनी है। यानी 3 मार्क्स के कमेंट के लिए मुझे 3 स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन देनी है एग्जामिनर को, सो दैट ही कैन इजीली एलोकेट। ये नई इंफॉर्मेशन आई है, 1 नंबर दे दो, ये दूसरी इंफॉर्मेशन 1 नंबर दे दो, ये तीसरी इंफॉर्मेशन 1 नंबर दे दो। हर पॉइंट पे हम 3 फ्रेश पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे। अब वो इंफॉर्मेशन क्या होंगी वो ध्यान से देखते चलो। सबसे पहली चीज, जब हम रेवेन्यू पे कमेंट करेंगे, मैं थोड़ी सी अब इसकी लाइंस बढ़ाती हूँ बिकॉज आई विल बी नीडिंग सम स्पेस हियर। सबसे पहली बात हमेशा आपको जो करनी है वो बात करनी है इंक्रीज या डिक्रीज की, जिसको हम लिखते कैसे हैं? द रेवेन्यू हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ranging from 104,976 to 111,890 डॉलर्स। ये आप सेंटेंस पूरा लिखते हैं। प्लीज डू नॉट राइट इन पॉइंट्स इन द एग्जाम। ये पॉइंट्स आपका स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हैं, आपको एग्जाम में लिखना है। ये सब पैराग्राफ्स में है। ज्यादा से ज्यादा आप एक हेडिंग टाइप की डाल सकते हैं जिसको बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में उसके आगे एक्सप्लेनेशन चालू करना है। ये पॉइंट्स में एसीसीए में एग्जाम में नहीं लिखा जाता है। ये पॉइंट्स में मैं सिर्फ आपको आपके समझने के लिए और आंसर को कैसे हम बिल्ड करेंगे उसके लिए बना रही हूँ। So immediately you have to start writing using paragraphs. फर्स्ट पैराग्राफ में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की। अच्छा, इससे पहले हमेशा क्वेश्चन में छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन क्या होता है? 2-3 लाइन का, जहां पे आप सिर्फ ऊपर ऊपर की बात करते हैं। अब अगर मैं ऊपर ऊपर की बात करूं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो बिजनेस है इसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। कैसे अच्छी जा रही है? दोनों ही सालों में ये प्रॉफिट अर्न कर रहा है, irrespective of the fact that the economy is not in good conditions। उसके बावजूद भी इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ये प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, भले कम हो रहा है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। दे आर स्टिल रनिंग इन प्रॉफिट्स, देयर ऑक्यूपेंसी रेट इज आल्सो गॉन बेटर, एंड दैट टू as compared to targeted occupancy rate, their occupancy rate was better in 2017। ये आप एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन डालेंगे। अब एक एक कमेंट पे आते हैं, रेवेन्यू पे आते हैं। सबसे पहले आप बात करेंगे रेवेन्यू में इंक्रीज है या डेक्लाइन है। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, यू हैव टू यूज द वर्ड डेक्लाइन। देयर इज एन इंक्रीज और डेक्लाइन, सो रेवेन्यू हैज डेफिनेटली इंक्रीज्ड। उसके बाद में नेक्स्ट चीज आप बात करते हैं इंक्रीज की परसेंटेज। अब ये परसेंटेज कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना। 111,890 माइनस 104,976, ये इतने का इंक्रीज है। इंक्रीज की परसेंटेज कैसे निकलेगी? आप ये एब्सोल्यूट टर्म्स में भी बताएंगे और आप परसेंटेज टर्म्स में भी बताएंगे। परसेंटेज कैसे निकलेगा?
ये इंक्रीज डिवाइड बाय बेस नंबर फिगर. व्हाट इज द बेस नंबर और बेस ईयर्स फिगर? दैट इज 104976 इनटू कर दीजिए 100. यानी आपकी रेवेन्यू में इंक्रीज कितना आया है? 6.58%. 6.58%. ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में ऐसे ही दिखानी है, जहां पे एग्जामिनर ऐसे इसको सेल को खोल के देखेगा. वो ये चेक करेगा, ओहो ये क्या है. नंबर्स विच आर पंच्ड इन फ्रॉम द क्वेश्चन, वो आप जो पिकअप आप डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं वो डायरेक्ट पंच कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई भी नया नंबर आप लेके आ रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन फॉर्मूला सेल्स के थ्रू फॉर्मेट में जानी चाहिए, ताकि एग्जामिनर देख सके कि एग्जैक्टली ये नंबर आपने अराइव किया कहां से है. So the total increase in revenue comes out to be how much? 6.58%. Let me just round it off. आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं. राउंड ऑफ के लिए आपको वहां पे एग्जाम में मिल भी जाएगा. मैं एक बार डायरेक्ट लिख देती हूँ. 6.6% का, राइट? 6.6% तो रेवेन्यू बहुत बढ़िया है. लेकिन एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो रेवेन्यू है इसके ऊपर डिस्काउंट भी दिया गया है, ये भी ध्यान रखना. सो इंक्रीज इन डिस्काउंट, प्लीज कैलकुलेट दैट इंक्रीज इन डिस्काउंट. अब ये इंक्रीज इन डिस्काउंट कितना है? इंक्रीज इन डिस्काउंट भी आप पहले एब्सोल्यूट टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, फिर आप परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे. एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना आ रहा है? हमने 16,783 का डिस्काउंट दे दिया, जो लास्ट ईयर 11,540 ही हुआ करता था. यानी $5,243,000 का इस बार बढ़ गया डिस्काउंट. अब परसेंटेज में बात करो. दिस डिवाइड बाय पिछले साल का नंबर इंटू 100, यानी 45% का इंक्रीज. ओ गॉड, अप्रोक्सीमेटली 45% का इंक्रीज कर दिया आपने डिस्काउंट में. रेवेन्यू तो 6% बढ़ा है, डिस्काउंट 45% इंक्रीज कर दिया. ये क्या था भाई? नॉट अ वेरी गुड सिग्नल इन दैट केस. यानी कि नेट रेवेन्यू में अब फाइनली इंक्रीज कितना हुआ, उस पर भी बात कर लेते हैं. तो नेट रेवेन्यू पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. नेट रेवेन्यू क्या है? 11,180 माइनस 16,783. ये दोनों सालों का नोट करते हैं. तो मैं एक बार इसको यहां नोट करती हूँ. 2017 को हम बोलने में 17 बोल रहे हैं, लिखेंगे वही जो क्वेश्चन ने लिखा है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द नेट रेवेन्यू इन 2017? 11,180 माइनस 16,783. लाइकवाइज 2016 का क्या है? 104,976 माइनस 11,540. सो इट केम टू 93,436. चेंज बोलो कितना हुआ? नेट रेवेन्यू में चेंज है 1671. यानी एब्सोल्यूट तो नेट रेवेन्यू में इंक्रीज आया है 1671. दिस इज एन इंक्रीज. परसेंटेज इंक्रीज कितना है? दिस डिवाइड बाय बेस ईयर्स नंबर इनटू 100. 1.78%. माय गुडनेस, लुक एट दिस. आप कह रहे हो रेवेन्यू 6.6% का बढ़ा है. कहां बढ़ा है 6.6% का? 45% डिस्काउंट देके तो आपने रेवेन्यू बढ़ाया है. यानी नेट रेवेन्यू आफ्टर डिस्काउंट सिर्फ 1.78% का ही बढ़ा है. दिस इज ओनली 1.78% का इंक्रीज. दैट्स नॉट अ वेरी ग्रेट सिग्नल. तो जहां आप 6.6 बोल रहे थे, वो 6.6 का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपने डिस्काउंट बहुत ज्यादा दे दिया. नाउ यू रिमेंबर, ये तो कैलकुलेशन के मार्क्स होंगे. कमेंट क्या करेंगे हम इसमें? सो आई नीड फर्दर मोर लाइंस हियर. अब इसमें हम कमेंट क्या करेंगे? ये जो चीजें आपने नंबर्स पे डाली है ना, ये आपको कमेंट में लिखनी भी है. कैसे लिखेंगे आप कमेंट? पहली चीज आप कमेंट में डालेंगे दैट द रेवेन्यू इंक्रीज्ड इन एब्सोल्यूट टर्म्स बाय $6,914,000. That's a 6.58% or 6.6% increase. But when it is seen from the perspective of discount, discount has also increased by 45%. ये सब कमेंट में लिखना है. Now, one common comment which you will have to write, जो आपको specifically question से उठाना होगा. क्या उठाना होगा? You have to specifically write here that the economic conditions are not favorable. Still, it is to be seen that why the room rent
has been increased from $135 to $140 पर नाइट। रिमेंबर हमने एक लाइन भी अंडरलाइन की थी इस चीज पे, दिखाती हूँ देखो, ये अंडरलाइन की थी। बावजूद इसके कि इकोनॉमिक कंडीशंस टफ चल रही हैं, क्यों ऐसा किया गया कि ये रूम रेंट आपने बढ़ा दिया? कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, वो आप लिखेंगे। अगर वो लॉजिक आपको नहीं मिलता है ना क्वेश्चन में, यू हैव टू राइट दैट दिस इज टू बी इंक्वायर्ड, or more information must be gathered on this, why the room rent has been increased from 135 to 140, irrespective of the fact that the economic conditions are not favorable or there are tough economic conditions going on, right? So there doesn't seem to be any information in the question on this. या फिर आप इसको कैसे लिखेंगे? in the absence of any information, आगे आप क्या लिखेंगे? Definitely there is an increase in revenue, but the increase in revenue is associated with, या फिर is on account of heavy discount given to the customers। यानी कि आपको ये एग्जामिनर को बताना है कि आपको समझ में आता है, अगर रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है तो वो इंक्रीज किस कारण से हुआ है, ये कारण आप समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको कारण मिलेगा, कोई और क्वेश्चन भी उठाएंगे उसमें भी आपको पक्का रीजन मिलेगा इन सब चीजों का, इन मूवमेंट्स का, वो आपको क्वेश्चन से एक्सट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, आपने 45% डिस्काउंट दे दिया, तब भी रेवेन्यू आप 6.6% ही बढ़ा पाए हैं। दैट्स नो गुड डील बॉस, यू हैवंट डन अ गुड जॉब, राइट? सो ये 2-3 कमेंट्स इसके ऊपर करके यू आर गुड टू गो विद 5 मार्क्स ऑन द रेवेन्यू वाला पार्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसी रेवेन्यू में एक और रेवेन्यू दिखता है मुझे, वो क्या रेवेन्यू है? वो रेवेन्यू है ये, यानी आपको एक एक आइटम के ऊपर कमेंट करना है। टॉक अबाउट दिस रेवेन्यू फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक ऑल्सो। इसके बारे में भी बात करो, इसमें तो सीधा सीधा इंक्रीज है। फिर से एब्सोल्यूट टर्म्स में भी दो, परसेंटेज टर्म्स में भी दो। परसेंटेज टर्म्स क्या होंगी? दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 23,185 इंटू 100। इसमें कहीं कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं हुआ है, और क्लियर सी बात है, जब भी रूम ऑक्यूपेंसी होती है तो जो फूड एंड ड्रिंक यानी बार और रेस्टोरेंट है उसकी तो सेल वैसे भी रिकॉर्ड होती ही होती है। मेंशन दैट। ठीक है, सो 3 कमेंट्स हो गए, 3 चीजें हो गई। देन यू कैन टॉक अबाउट टोटल रेवेन्यू ऑल्सो, कि टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज इन्हीं कारणों से आया है, लेकिन एक लाइन से ज्यादा मत देना, क्योंकि हम टोटल रेवेन्यू से पहले इनके इंडिविजुअल आइटम्स पे इनफ कमेंट्स कर चुके हैं। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू राइट अबाउट दैट। नाउ लेट्स कम टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे हम क्या करेंगे? पहले तो स्पेस जनरेट करेंगे ताकि आंसर लिख सकें। ठीक है, अब कमेंट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पे वापस से। पहले तो आप चेंज की बात कीजिए, यानी पहली चीज, इज देयर एनी इंक्रीज और डिक्लाइन इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट? इंक्रीज है या डिक्लाइन है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे तो आएगा गिर गया है, डिक्लाइन। फिर से डिक्लाइन आप कैसे देंगे? एब्सोल्यूट टर्म्स में देंगे, परसेंटेज टर्म्स में भी देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, बात करो कि इसके गिरने का कारण क्या है। यानी आपको यहाँ पे एक ये कमेंट जरूर करना है, दैट irrespective of revenue increase, gross profit increase, the operating profit has gone down। ये जरूर मेंशन करना। देखो आपका रेवेन्यू भी बढ़ा है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट, चलो ग्रॉस प्रॉफिट पे आप नहीं बोल सकते इसमें कुछ भी, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा है जीपी का। बट अदर वैसे देखो कि यहाँ पे आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू, इसको मैं हटा देती हूँ जीपी को। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नीचे कैसे जा सकता है? सोचो अब फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, या सामने दिख रहा है? हम टोटल रेवेन्यू तो बेटर हो गए थे, ये देखो 116 से 119 पे चले गए थे, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम कैसे हो गया? क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, राइट? सो दिस इज द कॉज। तीसरा पॉइंट इसमें क्या बात करोगे? द ऑपरेटिंग कॉस्ट
they are not getting controlled by the company, right? ऑपरेटिंग कॉस्ट की इंक्रीज की बात करो, इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट्स पे बात करो, वापस से एब्सोल्यूट और परसेंटेज। तो जब परसेंटेज निकालोगे तो चेक करो रेवेन्यू कितना बड़ा वर्सेस ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी बड़ी। मैं कैलकुलेट कर देती हूँ एक बार परसेंटेज चेंज इसका। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई आपकी 95,462 माइनस 92,379 की। अगर मैं परसेंटेज में इसको देखूं, दिस चेंज हैज हैपेंड ऑन 92,379 इंटू 100, 3.33%। 3.33% का इंक्रीज आया है ऑपरेटिंग कॉस्ट में, और आपका रेवेन्यू में कितना इंक्रीज आया था? सम 1.7%, 1.78% नेट रेवेन्यू में। यानी रेवेन्यू आपका इतना इंक्रीज नहीं हुआ जितनी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई, राइट? अब यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? आपको पता तो है ही नहीं कुछ भी कि यहाँ पे ये क्या नेचर ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट है इसमें। तो आप यहाँ लिखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द रीजंस फॉर इंक्रीज इन दीज कॉस्ट्स मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। ऑल्दो एक चीज, ऑपरेटिंग कॉस्ट के मामले में थोड़ा सा होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बात बोली जाती है, कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए आप इतना भी कंट्रोल एक्सरसाइज मत करिए कि कल को क्वालिटी सफर कर जाए, क्वालिटी ऑफ सर्विस। यानी वहां पे एक लाइन ऐड ऑन कर लेना, बट द कंपनी हैज टू कीप दैट इन माइंड दैट द कॉस्ट कंट्रोल हैपेंस विदाउट इंपैक्टिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस रेंडर्ड। ये लाइन जरूर लिखना, क्योंकि आपको ऐसा सजेशन नहीं देना है कंपनी को कि भाई कॉस्ट कम करो और उसके बाद में सर्विसेज भी कम कर दो। ये तरीका नहीं है। सो यू हैव टू एंश्योर सेम लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस आप देते रहें, लेकिन कॉस्ट पे कुछ ना कुछ कंट्रोल एक्सरसाइज कर लें। वो लाइन इसमें जरूर से लिखना। मैं यहाँ ओवरऑल एक कमेंट इसमें लिख देती हूँ। थोड़ा सा डिटेल में लिखना भाई, मैं बुलेट बना के लिख रही हूँ। इन द एग्जाम यू हैव टू राइट दिस इन डिटेल। आई एम जस्ट राइटिंग इन बुलेट्स बिकॉज अगर मैं वो लिखूंगी तो पूरे 45-50 मिनट्स तक तो हम वो लिखते ही रह जाएंगे। आपको इनको एक्सप्लेनेशन में डालना है दो दो लाइन पे। बताऊंगी दो लाइन अभी क्या बोलते हैं। इन फ्यूचर एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू कंट्रोल, ये होती है दूसरी लाइन। सो नाउ यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे जैसे ही आपको यहाँ पे ये दिखना बंद हो गया, उसके आगे मैं लिखूंगी तो ये स्क्रीन आगे बढ़ता चला जाएगा। आई हैव टू प्रेस एंटर और मुझे दूसरी लाइन में आ जाना है। सो फॉर एवरी 2 मार्क्स आई विल से 2-3 लाइन भरो, और वो 2-3 लाइन ये है जो स्क्रीन पे दिख रही है। टू कंट्रोल दी ऑपरेटिंग कॉस्ट्स बट नॉट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, राइट? ये चीज आपको इसमें जरूर लिखनी है। सो दिस इज व्हाट यू विल कमेंट अपॉन इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ये इनफ आपका 4 नंबर के लिए हो जाएगा। आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आई विल रिपीट दिस अगेन, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन डिटेल्स। प्लीज डू नॉट जंप द वे आई एम राइटिंग। आई एम राइटिंग इन बुलेट्स कि आपको इस किस पॉइंट पे लिखना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि यही लिखना है, आपको इसको एक्सप्लेन भी करना है। नाउ लेट्स कम टू ROCE। ROCE रूटीन बना लो हमेशा, एक इस चीज का स्टैंडर्ड रखना। ROCE जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होती है तो कैलकुलेट करनी ही है आपको, इफ दैट्स पॉसिबल। तो यहाँ पे ROCE पहले तो कैलकुलेट करते हैं दोनों सालों की। दोनों साल मतलब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करती हूँ 2017, सॉरी 2017 एंड 2016, ये पिछला वाला साल था, राइट? ROCE कैसे कैलकुलेट होगी? व्हाट शुड बी टेक इन कैलकुलेटिंग द ROCE? रिमेंबर दैट आपको लेना होता है यहाँ पे एक आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर, दैट इज 39.5, 39.1। दूसरी चीज हमें इसमें क्या लेनी होती है? आपको यहाँ पे लेना है सीधा सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, लेती हूँ। 2016 में व्हाट वाज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट? अच्छा, अब ये ध्यान रखना ये मिलियन थाउजेंड्स में, ऊपर वाला भी थाउजेंड्स में है। सो व्हाट शुड वी डू? मिलियन में कन्वर्ट करते हैं फिर न्यूमरेटर को भी। इट्स बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू मिलियंस। नीचे वाले को इतने लंबे नंबर में लेके आएंगे, बेटर है ऊपर वाले को मिलियन बना लेते हैं। सो 24,24,2, दिस इन मिलियंस विल बी 24.2।
इसका पूरा नंबर खोल के जस्ट कन्वर्टेड इनटू मिलियंस 24.2 आता है। ठीक है, ये आता है प्रॉफिट डिवाइड बाय हाउ मच इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 39.1 मिलियन और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, इनटू 100 कर दो इसको, तो परसेंटेज में आ जाएगी 61.89%। दैट इज योर ROCE फॉर द प्रीवियस ईयर। ऐसे ही नए साल में आते हैं, नए साल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से कन्वर्ट करो 23.9 आ जाता है, डिवाइड बाय इस साल की कैपिटल एम्प्लॉयड है 39.5 इंटू 100 करती हूँ, ये परसेंटेज में आता है 60.53। इनको राउंड ऑफ अगर मैं करूं तो आपको मिलती है 60.5% एंड 61.89%। क्या बोलते हो, क्लियरली दिख रहा है चेंज ऑन ROC? क्या चेंज दिख रहा है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिरी है, डिक्लाइन हुई है, फॉल हुई है। इसका मतलब क्या होता है? that the profit which is being generated from the use of net assets by the company is falling। जो भी एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उससे आप जो कमा सकते थे वो फॉल कर गया, राइट? और हो सकता है यही कारण हो कि क्यों ये कंपनी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रही है। उससे क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने से ROCE और बुरी हालत में दिखेगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड और बढ़ी हुई दिखेगी और प्रॉफिट्स दिख नहीं रहे हैं। वो हो सकता है दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस कि ये लोग खर्चा करना नहीं चाह रहे हो। मुझे कैसे पता खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं? ये लिखा हुआ है ना, दिस प्रोग्राम हैज बीन पुट ऑन होल्ड। मतलब ये जो रिफर्बिशमेंट प्रोग्राम था जिसमें फर्नीचर फिटिंग्स रिप्लेसमेंट चाहिए था, ये सब इन्होंने होल्ड पर डाल दिया। हो सकता है इसलिए डाला हो। तो यहाँ पे आप क्या क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इंक्रीज डिक्रीज की, इंक्रीज या डिक्रीज इन ROCE की। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ना ROCE एक्सप्लेन भी कर देना होता क्या है। उसके बाद में बात करो रीजंस ऑफ दिस इंक्रीज और डिक्रीज, किस कारण से ये ROCE बढ़ गई है या कम हो गई है। और तीसरा एक ओवरऑल कमेंट इसमें जरूर डालना जो इनके कैपिटल एक्सपेंडिचर के डेफरमेंट से रिलेटेड हो। मतलब ये डेफरमेंट में क्या लिख रही हूँ कि ये जो इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर आगे डेफर कर दिया ना कि यार अभी नहीं करेंगे, ये हो सकता है डेफरमेंट इसलिए किया हो क्योंकि इनका ROCE फॉल कर रहा है, राइट? 61.89% से 60.50% हो गया। अगर ये कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मैं बोल रही हूँ लिखना है, इफ द कंपनी ऑप्ट्स फॉर मेकिंग एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड विल फर्दर इंक्रीज and the operating profits are not increasing, some because of economic conditions, some because of the service issues which the company is facing. In that case, the ROCE will further decline. Maybe this calculation is restricting the managers to take a call for further capital investment। बस सीधा ये लिखो, ये फिर से आपका 2-3 नंबर के लिए तैयार, राइट? अब आते हैं ऑक्यूपेंसी स्कोर्स के ऊपर। ऑक्यूपेंसी स्कोर्स के ऊपर आप क्या लिखेंगे? 72% से 74% चले गए ऑक्यूपेंसी रेट्स। ऑक्यूपेंसी रेट के ऊपर इस चीज का ध्यान रखना, फिर से हम इंक्रीज डिक्रीज की बात करेंगे। जो मैं आपको कह रही थी कि ये 2% नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि ये 2% हुआ है 72% पे। तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ? क्या ये 2% इंक्रीज हुई ऑक्यूपेंसी रेट? नहीं, ये 2.77% इंक्रीज हुई है। तो डायरेक्ट डिफरेंस नहीं लेना है दोनों का, डिफरेंस आया 2 डिवाइड बाय 72 इंटू 100, 2.8% की आपकी ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ गई। लेकिन ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ने से भी आपका नेट रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा जितनी ऑक्यूपेंसी रेट बढ़नी थी। यानी आपको यहां पे ये बात करनी पड़ेगी। अच्छा, ये भी लिख सकते हो, इंक्रीज इन ऑक्यूपेंसी रेट इज बिकॉज ऑफ हैवी डिस्काउंट। और फिर इसी का नतीजा क्या निकला? इररिस्पेक्टिव ऑफ increase in occupancy, the net revenue didn't increase to the same level. Increase
on the same pace. थोड़े से ये जो मैं words use कर रही हूँ, just try to use them in your language. This is considered to be a part of formal writing, right? So आप increase decrease की बात करेंगे, आप ये भी बोलेंगे कि irrespective of कि occupancy increase हुई है by 2.778%, the net revenue didn't increase by 2.78%. It just went up by how much percent? जो हमने ऊपर calculate किया था, 1.78%. That's it. Right? So link these points with each other so that the examiner knows that you can link the heavy bulk of information and drag out something relevant for them. Right? So this is the core of commenting on these questions. अब last चीज पे आते हैं, customer satisfaction score. So here there is no calculation involved. What will you write? For 3 marks, you will have to just concentrate on writing 5-6 lines, I'll say. To get every 1 mark, you have to write for 1.5 to 2.5 lines. Now, what will you write? First, again, talk about at what score was the company last year and this year. It was at 4.5. This year, it is on 4.2. Then talk about what does it mean? What does it mean? Means last year, the company was amongst top 10% hotels of Estland. But this year, the company is a part of 25% of top hotels of Estland. That's not a good indication for a hotel industry or for a hotel business. You have to just give that, right? Next, talk about what can be the possible reasons for this. Reasons for the decline in score. What can be the possible reasons? I can see a number of reasons. Here we will use the comments given by these customers. What can be the first comment? You can say that the standard of service which has been highlighted by one of the repeat customers can be one of the reasons why the satisfaction score has gone down this year. That's one. Number two, the need for redecoration can be another cause. And specifically, when it is a redecoration need, the company has been working towards, or the company is known because of making the stay of the guests comfortable. Now that comfort is not coming to that extent because the rooms require new mattresses. In such a circumstance, such a situation, the company again putting on hold this capital expenditure to renovate the hotel will create further problems in the future, more problems in the future for the company. ये पॉइंट लिख के आपको ये वाला 3 मार्क्स में कंक्लूड करना है. अगेन आई विल से 3 मार्क्स में आपको 3 इंफॉर्मेशंस देनी है. वो देखिए आपने तीनों कैसे दिए. आपने पहले बात की कि स्कोर पहले क्या था, अब क्या है. फिर आपने बात की कि इस स्कोर के चेंज का मतलब क्या है. तीसरा, ये स्कोर कम होने का रीजन क्या हो सकता है. और चाहो तो 1-2 लाइन में ना ये रिकमेंडेशन भी डाल देना कि कंपनी ऐसा करके कोशिश कर सकती है कि ये बेटर हो. तो आपको कोई नया आइडिया नहीं देना है. यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात नहीं बोली. वन लाइनर में सिर्फ यही देना है कि ये जो रेनोवेशन की जरूरत थी, ये ना देके कंपनी अपने आप को फ्यूचर के लिए भी और डेडलाइन की एक्सपेक्टेंसी में डाल सकती है. बस ये डालो. सो दिस इज यू आर ट्राइंग टू टेल देम ऑन एन आइडिया विच इज ऑलरेडी देयर इन द क्वेश्चन. यू आर नॉट रेकमेंडिंग समथिंग न्यू. ठीक है, समझ में आया कि अब ये इस तरह से कैसे ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस बिल्डअप किए जाते हैं. आई स्पेसिफिकली वांटेड दिस क्वेश्चन टू बी डन क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कमेंटिंग थी और कैलकुलेशन ज्यादा नहीं था. जिसमें कैलकुलेशन होती है आप कैलकुलेट करके मार्क्स ले सकते हैं. कमेंट वाले में स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम आती है. सो ट्राई टू स्ट्रक्चर योर आंसर दिस वे and I hope this will be more clear to you now. If there is still anything, please feel free to reach me. Thank you so much. Take care and all the best for your exam.